क्वेश्चन नंबर 201। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद। किस नाम से जाने जाते थे? निषाद के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 202। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? हस्तिनापुर में पहली खुदाई 1952 में हुई, ठीक, जब प्रोफेसर बीवी लाल ने क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला, महाभारत काल लगभग 900 ईसा पूर्व था। यह सर गंगा की बाढ़ से बह गया था। तो 1952 में हुआ था हस्तिनापुर का जो उत्खनन है। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और उसी समय कौन पुरातत्वविद थे? बीवी लाल। क्वेश्चन नंबर 203। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? इसमें याद रखिए कि क्या क्या मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट। मिट्टी का बर्तन मिला था, आभूषण मिला था, खोल यानी कि सेल के छल्ले मिले थे, मनके आदि मिले थे वहाँ से, ठीक। और कब्र में से क्या है? तो तांबा का दर्पण भी मिला, तांबे के दर्पण भी मिले, ठीक ना। क्या क्या मिले थे? मिट्टी के बर्तन मिले थे, आभूषण मिले थे, खोल यानी सेल के छल्ले, ई और मन का, ये दो चीज़ ना हम लोग कंफ्यूज करेंगे। मिट्टी के बर्तन और आभूषण तो मतलब दिमाग में आ जाएगा, लेकिन खोल यानी कि सेल के छल्ले और मन के, ये दो चीज़ याद रखना। और तांबे का दर्पण, ये सभी कहाँ से मिला था? शव स्थल से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 204। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? अभी हम लोग पढ़े थे ना, पाली। शिक्षा जो है किस भाषा में दी जाती थी? कम्युनिकेट करने वाला भाषा था पाली, जो सामान्य लोगों की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 205। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए स्तंभों की एक श्रृंखला है। हटाइए ये सब बकवास। अब देखिए संकीसा। संकीसा में अशोक कमल पर खड़े एक हाथी के साथ एक स्तंभ का निर्माण किया गया है। वर्तमान में कमल पर खड़ा हाथी अभी भी मौजूद है, लेकिन स्तंभ क्या है? नष्ट हो गया। तो कहाँ है? संकीसा में है। संकीसा में अशोक कमल पर खड़े एक हाथी के साथ एक स्तंभ था, जिसमें से स्तंभ हट गया है, लेकिन क्या क्या है? अभी कमल भी अभी वही है और हाथी भी वही है। अब आ जाइए बीएससी बिहार एसएससी ऑडिटर परीक्षा 2021। ऑडिटर परीक्षा 2021। क्वेश्चन नंबर 2206। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो वो हो जाएगा दिव्य वदान। दिव्य वदान में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय इनको बोला जाता है, ठीक है। उन्हें संस्कृत साहित्य में अमित्र घात यानी कि मित्र और शत्रु का हत्यारा। अमित्र मतलब, अमित्र का मतलब जो शत्रु है उसका हत्यारा। और अस्ट्रेबो ने उसका नाम अमित्रोचेटस या एलिड्रोकेटस रखा है, जो कि अमित्रधाता नाम का ग्रीक संस्करण है, ठीक है। तो किताब का नाम क्या है? दिव्य वदान। किताब का क्या नाम है? दिव्य वदान। में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार, उनको दिव्य वदान जो है किताब, उसमें बोला गया है एक क्षत्रिय का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है?
इलाहाबाद स्तंभ विलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? इलाहाबाद स्तंभ विलेख में कितने का है शासकों का जिसमें जिक्र किया गया है? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिलेख है। इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है, इसको लिखे थे समुद्रगुप्त जो हुए ना, समुद्रगुप्त। कौन समुद्रगुप्त? जिनको भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा लिखा गया था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। अब देखिए, इस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त उत्तरी क्षेत्र के निम्नलिखित राजाओं को जबरन उखाड़ फेंका। किसको किसको? तो रुद्रदेव, मतिला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग नागसेन, अच्युत नदीन और बलव वर्मन। इनका उल्लेख है। रुद्रदेव, मतिला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग नागसेन, अच्युत नदीन और बलव वर्मन। क्वेश्चन नंबर 208, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पाटन दिखता था? किसने यह तर्क दिया है कि गुप्त और उपरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पाटन दिखता था? तो आर.एस. शर्मा। किसने दिया है? आर.एस. शर्मा ने तर्क दिया है। क्या दिया है तर्क? कि गुप्त और उपरोत्तर काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई। गिरावट देखी गई, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था गोल्ड कॉइन्स का गुप्ता काल में। लेकिन यहाँ पे नाम याद रखना है, क्योंकि देखो क्या क्या लेवल हो गया क्वेश्चन का। किसने तर्क दिया है? ये सब नाम कभी आदमी पढ़ता था कि कौन दिया है तर्क, नहीं दिया। तो आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा ने तर्क दिया है कि गुप्तोत्तर और गुप्त काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई। वह इंगित करता है कि गुप्तों ने कई सोने के सिक्के जारी किए हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से कुछ बादी और तांबे के सिक्के जारी किए हैं। क्वालिटी मतलब जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 209, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में ब्राह्मणों को दान किए गए एकल भूखंड या पूरे गांव के रूप में ब्रह्मदेय कर मुक्त भूमि उपहार था। यह शुरू में शासक राजवंशों के द्वारा अभ्यास किया गया था और जल्दी प्रमुखों, व्यापारियों, सामंतों आदि के द्वारा इसका पालन किया गया था। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मतलब उसको बोला जाता था उस भूमि को ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव को ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा पुण्य प्राप्त करने और पाप को नष्ट करने के लिए सबसे सुरक्षित साधन के रूप में तैयार किया गया था ब्रह्मदेव को। ठीक, मतलब इस तरह का उपाय किए हुए थे लोग। बिहार पुलिस वनपाल परीक्षा 2020, बिहार पुलिस वनपाल परीक्षा 2020, बिहार पुलिस वनपाल परीक्षा 2020 में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 210, महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिस धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया थी? तो क्लियर है कहाँ दिया गया, सारनाथ में। लेकिन इसमें देख लीजिए कि प्रथम धर्मोपदेश वह अवसर था जब उन्होंने अपने 5 तपस्वी मित्र कोडन्ना, वप्पा, भदिया, महानामा और अस्साजी को अपने आत्मज्ञान के ठीक 2 महीने बाद उपदेश दिया। ठीक ना, हिरन पार्क में अपने पहले उपदेश में उन्होंने 4 महान सत्य सिखाए। क्वेश्चन नंबर 211, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? कहाँ? बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष किस चीज़ का है? पीपल का पेड़ है। ठीक, वहाँ मिला था। कहाँ है? बोधगया में माँ बोधि मंदिर परिसर में भी स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 212, मगध के प्रारंभिक शासन की गाड़ी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी, तो कौन थे? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, तो महान शासक था। मित्रघात। यह बिंबिसार
इसमें 2 बार बी आ गया, तो बी जी जब आ गया तो समझिए कि मामला अब यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला है। तो ये बिंबिसार, तो इन्होंने क्या किया, इनकी हत्या हो गई ना, इनके थे अजात शत्रु, इनके जो पुत्र हुए अजात शत्रु, उन्होंने इनको जो है बिंबिसार को मार दिया। ठीक, ये हर्यक वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 213, अपने महानिर्माण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? महापरिनिर्वाण को लिखा है महानिर्माण। ठीक, तो अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कहाँ दिए? वैशाली में दिए। अपने मृत्यु से ठीक पहले कहाँ दिए? वैशाली बिहार में दिए। वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने घोषणा की थी कि वे कुशीनगर जाने से पहले महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, जहां उन्होंने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक, अब ये बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा 2021, क्वेश्चन नंबर 214, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक, अच्छा, बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में कहानियों के संग्रह को जातक कथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 215, जो नालंदा महाविहार जो है, नालंदा महाविहार जो है, नालंदा महाविहार किस चीज़ के लिए विख्यात है? तो ये बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये नहीं है, ये तो नौ नालंदा विहार का बादर। ये देखिए, ये जो है अध्ययन केंद्र के रूप में, लेकिन हमको लगता है कि नालंदा महाविहार रहने का जगह है। ये दोनों में से कहीं चीज़ नहीं दिया हुआ है। ये देखिए क्या है ना कि इसे प्राचीन जो नालंदा था ना, यूनिवर्सिटी जो था, तो वही इसे प्राचीन नालंदा महाविहार की तर्ज पर पाली और बौद्ध धर्म में उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो नालंदा महाविहार एक तरह से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 216, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? चाणक्य थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 217, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? शिलालेख में याद रखिएगा, उनका कम्युनिकेट और उपदेश देने का भाषा कौन था? पाली। शिलालेख में किस भाषा का हुआ है? तो 3 भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक। क्या है? प्राकृतिक है, ग्रीक है और अरमाइक है। प्राकृतिक है, ग्रीक है और अरमाइक है। ठीक, और ये जो प्राकृतिक है शिलालेख, उसका अगर बोले कि लिपि कौन था, प्राकृतिक जो भाषा थी उसकी लिपि कौन थी, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी। क्या था? ब्राह्मी और खरोष्ठी क्या था? लिपि था, जिन्हें आम आदमी भी पढ़ सकता था, समझ सकता था। बिहार में निषेध परीक्षा 2022, क्वेश्चन नंबर 218, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में जलाशय का साध्य धौलावीरा गुजरात से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा गुजरात से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा गुजरात से मिला है। ठीक ना, धौलावीरा की जल प्रबंधन की तकनीक उत्कृष्ट थी। क्वेश्चन नंबर 219, क्वेश्चन नंबर 219 कहता है, मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो मौर्यों ने पहली बार एक सुव्यवस्थित राजतंत्र का निर्माण किया जो साम्राज्य के केंद्र से संचालित हो रहा था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक था। ठीक है, सहायता कौन करता था? वो करना है ना। अच्छा, और पूर्व में बांग्लादेश देश से लेकर उत्तर में हिमालय, हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 220, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास कहाँ था?
तो मध्य एशिया कहाँ था? मध्य एशिया से हुआ। ठीक, अतः मध्य एशिया ही आर्यों का मूल निवास स्थल हो सकता है। और ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जर्मन विद्वान मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 221, इसको थोड़ा सा, हाँ 221 क्या है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान था वो मिल गया था प्रजापति। किनको मिल गया था? प्रजापति को। और प्रजापति कौन थे? सृजन के देवता थे। इनको क्या मिल गया? सर्वोच्च स्थान मिल गया। चलिए, तो इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र यानी पशुओं के देवता और विष्णु प्रजापालक माने जाते हैं। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को दे दिया गया? प्रजापति को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 222 में आ जाइए। 222 है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मादेह। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए, याद रखिएगा। ब्रह्मादेह ये शुरू से रहा है। ब्रह्मादेह का मतलब ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। ठीक, अब देखो, बेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि, बेलन वगई। ठीक, साला भोग, साला भोग ये क्या था? विद्यालय के रख रखाव के लिए अनुदान में दी गई भूमि। देववान तिरुनाम मादक्कनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। इसमें ब्रह्मादेह याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 223, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या हुआ? अपना उपदेश कहाँ से प्रारंभ किया? सारनाथ से किया प्रारंभ। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? सारनाथ से किया। कहाँ से किया? सारनाथ से किया। ठीक, यह घटना इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब ये बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 2023 क्वेश्चन नंबर 224, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? बताइए, कौटिल्य कहाँ थे? कौन यूनिवर्सिटी था अपना? तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहाँ था तक्षशिला विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? भागलपुर में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? भागलपुर में। वहाँ पे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक कौन थे? कौटिल्य, जो कि इनके शाही सलाहकार हुए आगे चल के, चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य का एक और अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 225, ऐतिहासिक की दक्षिण पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। इतिहास में दक्षिणापथ जो नामक क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र जो है उत्तर में विंध्यन पर्वत आता है, दक्षिण में कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। ठीक, ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र उत्तर में विंध्यन पर्वत और दक्षिण में कृष्णा नदी के बीच स्थित है। यह लगभग वर्तमान राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों के बराबर है। ठीक, संस्कृत में दक्षिणापथ शब्द का अर्थ दक्षिणी पथ है। यह प्राचीन भारत के दो प्रमुख व्यापार मार्गों में से एक था, दूसरा उत्तरापथ था। ठीक है, दक्षिणापथ भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच वस्तु, लोगों के विचार की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था। चलिए, आज एक क्वेश्चन नंबर, बिहार दुर्गा मुख्य परीक्षा 2024। ठीक, हाँ, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 है। तो बिहार दुर्गा मुख्य परीक्षा 2024 ये सारा ऑथेंटिक क्वेश्चन है। थोड़ा हो जाता है प्रिंट करने में, आदित्य भाई से थोड़ा हो गया है गड़बड़ी, कोई बात नहीं है। कीप इट अप आदित्य ब्रो। क्वेश्चन नंबर 226, चरक जो है किस वन से संबंधित थे? चरक
चरक जो है किस वंश से संबंधित थे? तो चरक थे कनिष्क महान के दरबार में। चरक कहाँ थे? कनिष्क के दरबार में नहीं थे, कनिष्क महान के दरबार में चिकित्सक थे। चरक महान नहीं थे, सर्जन थे उस समय वो सर्जन थे चरक, तो चरक महान नहीं थे। महान कौन थे? चरक कनिष्क महान के दरबार में चिकित्सक थे। तो उन्होंने चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखी जिसे चरक संहिता के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। तो इसमें वंश छोड़ के सब कुछ दे दिया गया। तो एक ही बहुत ही ये इसमें लिखने का एक अपना अंदाज होता है। तो इसमें वंश छोड़ के हर चीज़ दिया। जैसे क्वेश्चन में पूछा कि चरक किस वंश से संबंधित थे, तो वही है कि जब एक बार में बता दिए तो फिर हम कौन, ठीक। तो चरक, लेकिन इसमें ये चीज़ जानकारी दे दिया गया है इसके अलावा, जो क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चरक जो है कनिष्क महान के दरबार में क्या थे? चिकित्सक थे, ठीक ना। चरक संहिता लिखे। चलिए, तो इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित है। तो इससे क्या हुआ कि आपका भी होमवर्क जो है हो जाएगा। आदित्य भाई, गॉट यू। क्वेश्चन नंबर 227। क्वेश्चन नंबर 227 है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे बड़ा 30 फीट व्यास वाले भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का अनावरण जनवरी 2019 में हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में क्या नाम है? टोपरा कला गांव में अशोक चक्र कहाँ किया गया? 2019 में हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में किया गया। सम्राट अशोक ने गांव में एक स्तंभ का निर्माण कराया, लेकिन 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली, अरे उसका बात हो रहा है, इलाहाबाद वाला जो स्तंभ था ना, नहीं अलग है। इलाहाबाद वाला तो प्रयाग प्रशस्ति था, वो तो हरीश सेन लिखे थे, वो अलग है, समुद्रगुप्त का था। हाँ, इसमें क्या है ना कि सम्राट अशोक ने गांव में एक स्तंभ का निर्माण कराया, लेकिन 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक कौन लेके चला गया? फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले आया, जो नई दिल्ली के कोटला में एक प्राचीन 3 मंजिला इमारत की छत पर खड़ा है। ये वही है जो नई दिल्ली में कोटला के एक प्राचीन 3, जो दिल्ली वाला है, ये अशोक का ही था एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 228। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो हसीन मशूक शाह। तो शुंग के बाद क्या आएगा? सातवाहन आएगा। लेकिन अगर इसमें दिया हुआ तब ना, हाँ वही कहें, ये अच्छा है। इसमें ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो इसमें देखो, इसमें नहीं रहेगा वो सातवाहन। क्यों? क्योंकि तुम उसके अतिरिक्त जानकारी इसमें है जो तुमको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, क्योंकि तुम अपने से उस चीज़ को ढूंढोगे। शुंग वंश के बाद क्या? बाकी तो चीज़ बता ही दे रहा है, ठीक। तो इसमें देखो बाकी क्या क्या है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। तो अंतिम मौर्य शासक याद रखो कि कौन था? बृहद्रथ था। तो हसीन मशूक कनु, शुंग के बाद कनु आएगा ना हो, हसीन मशूक शाह। हाँ, शुंग के बाद कनु आएगा, शुंग के बाद कनु आएगा। तो अंतिम ये अब चला गया कहाँ है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ। इसकी हत्या करके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने शुरू किया शुंग वंश। फिर है कि ये तो हो गया, पुष्पमित्र शुंग ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा याद रखिए देवभूति की हत्या उसके ही मंत्री जो है वासुदेव कण्व ने की। और ये दिया हुआ तो है, कण्व ने ही कण्व राजवंश की स्थापना की, ऐसा बात नहीं है, इसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ही मंत्री वासुदेव कण्व ने कर दी, और कण्व ने कण्व राजवंश की क्या की? स्थापना कर दी। कण्व ने ही कण्व राजवंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। क्वेश्चन नंबर 229। डीएमिकस किसके समकालीन थे? डीएमिकस डायमेकस किसके समकालीन थे? तो सीरियाई राजा एटियोकस प्रथम ने, तो मतलब बिंदुसार के थे,
डेमियकस। तो सीरियाई राजा थे एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत डाइमेकस को भेजा। तो डाइमेकस किसके राजदूत हुए? सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम के हुए। किसके हुए? सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम के हुए। और ये किसके समकालीन थे? बिंदुसार। यानी कि अगर बोलेगा कि डाइमेकस किसके समकालीन थे? डाइमेकस बिंदुसार। बिंदुसार कौन है? बिंदु। बिंदु जहाँ वर्ड आ जाए तो बिंदु से याद रखिएगा कि अशोक के पुत्र हुए। ठीक। और अगर बोलेगा बिंबी तो बोले ना कि जहाँ वर्ड बीबी आ गया वहाँ विवाद होना ही है। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर दिए थे, वो हर्यक वंश का था मामला। ठीक। तो डेमेकस किसके समकालीन थे? बिंदुसार के। और वैसे भी अंग्रेजी सब जो है मौर्य के टाइम थोड़ा जो एक्टिवेट हो गया था लोग। अच्छा, डाइमेकस ने किसका जगह लिया? तो मेगास्थनीज का जगह लिया। डाइमेकस ने किसका जगह लिया? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में काम किया। क्वेश्चन नंबर 230, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता था? है उसको बोला जाता था बरही विवाह। बरही विवाह, अंतर विवाह। अपने जाति में विवाह करना है तो अंतर विवाह हो जाएगा। अंतर विवाह, अंतर विवाह अंदर ही कर लिया तो अंतर विवाह हो गया। और ऐसे बरही विवाह बाहर अगर करेगा, ठीक। अंतर विवाह के विपरीत था ये बरही विवाह। बरही विवाह मतलब बाहर, अंतर मतलब अंदर। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 231, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? संगम साहित्य में मूवेंदार में, मूवेंदार क्या है? एक तमिल शब्द है। मूवेंदार क्या है? तमिल शब्द है जो देश के 3 प्रमुख शासकों को संदर्भित करता है। मूवेंदार, ये 3 प्रमुख कौन है? चेर, चोल और पांडे। चेर, चोल और पांडे के नाम से जाने जाते थे। चेर, चोल और पांडे के नाम से मूवेंदार। क्या? मूवेंदार क्या है? एक तमिल शब्द है। अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मध्यकालीन भारत का इतिहास। चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। बिहार से पहले ना 3-4 बार इसको रिवाइज कर लेंगे। पूरा प्रीवियस ईयर जो है ना हिस्ट्री का सारा इसमें कवर हो जाएगा। संगम साहित्य में मूवेंदार नाम से 3 राज्य कौन है? इसको एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेना है। मूवेंदार का मतलब क्या हुआ? 3 जो प्रमुख राजवंश हुआ, चेर, चोल, पांडे। ठीक। अपनी जाति में विवाह करना, अंतर विवाह उसको बोलेंगे। डाइमेकस किसका था? बिंदुसार का समकालीन था। डाइमेकस बिंदुसार का समकालीन था। सुंग के बाद कौन आया? कण्व आया। सुंग के बाद कण्व आया। ठीक है। पुष्यमित्र सुंग याद रखेंगे। ठीक। अच्छा, ये जो है देवभूति अंतिम सुंग राजा था। अंतिम सुंग राजा देवभूति था। इसकी हत्या कौन की? वासुदेव कण्व ने कर दिया। और सुंग के बाद कौन आ गया? कण्व आ गया। अशोक चक्र सबसे बड़ा कहाँ है? तो अभी 2019 में हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा कला गांव में याद रखना है। चरक किसके राज दरबार में चिकित्सक थे? कनिष्क महान। ठीक है। दक्षिणापथ का मतलब क्या हुआ? तो उत्तर से दक्षिण जाने वाला रास्ता जो था दक्षिणापथ था। कौटिल्य कहाँ पे थे? टीचर तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे। गौतम बुद्ध कहाँ की पहला उपदेश दिए? धर्मचर्य परिवर्तन कहाँ किए? सारनाथ में किए। ब्रह्मादेय क्या होता है? ब्राह्मण को दी हुई भूमि होता है। सारनाथ में किए ना, ये कब किए? अब इतना क्या डिटेल में जाना है? ये ना ब्रह्मादेय ब्राह्मण को दी गई भूमि। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कौन ले लिए? प्रजापति ले लिए। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया में था। कौन बोले? मैक्स मुलर साहब बोले। ठीक। आ जाइए। हड़प्पा में जलाशय कहाँ मिला? धौलावीरा गुजरात में मिला जलाशय कहाँ मिला? धौलावीरा गुजरात में मिला। अशोक के शिलालेख में 3 भाषा, प्राकृतिक, ग्रीक और माहिक। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हुए? चाणक्य हुए। जो नालंदा महाविहार किस चीज़ के लिए? नालंदा महाविहार फेमस है एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। गौतम बुद्ध का नाम बचपन का क्या था? सिद्धार्थ गौतम नाम था। महापरिनिर्वाण से पहले कहाँ पे उपदेश दिए? वैशाली में दिए। मगध प्रदेश। ठीक है। अपने पुत्र की हत्या कौन कर दिया था? अपने पुत्र, अच्छा उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। क्यों? बीबी आ गया तो कंट्रोवर्सी वहीं पे हो गया। तो बीबी हत्या कौन कर दिया? अजातशत्रु कर दिए।
गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्धिस्ट पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन कहाँ की धर्मचर्य प्रवर्तन जिसको बोला जाता है सारनाथ में दिए। भूमि अनुदानु जो शाही दरबार में जुड़े हुए थे उसको क्या ब्रह्मदेव बोलते थे। किसने तर्क दिया कि उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन व्यवस्था में पाटन दिखता था? मतलब किसने बोला कि गुप्त जो था, गुप्त काल में जो था क्वालिटी जो था घट गया था सोने का? कौन बोले? आर.एस. शर्मा बोले। आर.एस. अग्रवाल नहीं, आर.एस. शर्मा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में जो है कौन कौन लिखे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख? हरिसेन लिखे। हरिसेन किसके थे? किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त में रहते थे। बिंदुसार को कौन पुस्तक में क्षत्रिय कहा गया है? तो दिव्य वदान में कहा गया है। बिंदुसार को किसमें कहा गया है? क्षत्रिय दिव्य वदान में कहा गया है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो कौन है? संकीसा। संकीसा में, संकीसा वाले में कहा गया है। बौद्ध धर्म का उपदेश देने के लिए कौन भाषा पाली का यूज होता था? कौन वस्तु रहता था सब स्थल के पास? तो तांबा का दर्पण रहता था, याद रखिएगा। मिट्टी का बर्तन रहता था, आभूषण रहता था, खोल सेल के छल्ले रहते थे, मन के रहते थे, याद रखिएगा ये सब चीज़। और हस्तिनापुर का बोला उत्खनन कब हुआ? तो 1952 में हुआ हस्तिनापुर का, जिससे पता चला कि महाभारत काल कब है? 900 ईसा पूर्व है। कब है? 900 ईसा पूर्व है। प्राचीन भारत में जंगलवासी को निषाद कहा जाता था। प्राचीन जंगलवासी को क्या कहा जाता था? निषाद कहा जाता था। ठीक है। जैन धर्म का 30वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। महावीर कहें थे 24वें थे। नेमिनाथ कहें थे 22वें थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर सबसे शक्तिशाली कौन बना? कौन बना? तो कौन बना? मगध बना। कौन बना? मगध बना। मगध बना वर्तमान बिहार में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। बिंबिसार आया सब, तो ये सब ध्यान में रहेगा। महापरिनिर्वाण प्राप्त किया मतलब क्या हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब उनका मृत्यु का हुआ महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में हुआ। ठीक है। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी? वो सब हटाइए, याद रखिए। इसमें कलिंग विजय याद रखिए 271 से 261 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक। प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम वेद है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? किस राज्य के इतिहास से है? तो तमिलनाडु। कहाँ से है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो 1/6। 1/6 गुप्त काल में कितना लिया जाता था? 1/6 लिया जाता था। चलिए, इसी के साथ ही ख़त्म हुआ। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? मध्यकालीन भारत, मेडिएवल हिस्ट्री।